ये अरावली हिल्स है, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज। 2 और आधे अरब साल पहले बनी, हिमालय से भी पुरानी, एल्प से भी पुरानी। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो इंडिया के साहिलों को साइक्लोन और सी लेवल राइज से बचा रहा है। लेकिन सुनो ये शॉकिंग बात, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अरावली के 90% हिस्सा अब कानूनी तौर पर पहाड़ ही नहीं है। और मुंबई हाई कोर्ट ने 45,000 मैंग्रोव ट्रीज को काटने की परमिशन दे दी। दोनों फैसले सिर्फ 2 महीने में हुए। दोनों ने दावा किया कि वो इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों उन ग्रीन वॉल्स को बर्बाद करने वाले हैं जो हज़ारों सालों से हमारी हिफाजत कर रहा है। लेकिन हुआ क्या और कैसे इंडिया ने कानूनी तौर पर वही चीज़ तबाह कर दी जो बचाने का दावा कर रही थी? आज हम इसी राज को खोल रहे हैं। चलो मैं तुम्हें 2.5 अरब साल पीछे ले जाता हूँ, जब अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ पानी था, जब लाइफ भी ठीक से शुरू नहीं हुई थी। तब यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई और उन प्लेट्स ने बनाई अरावली रेंज, दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक। लेकिन अरावली सिर्फ पुरानी नहीं है, वो फंक्शनली इररिप्लेसेबल है। मतलब अगर एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा वैसी नहीं आ सकती। ज़रा ऐसे समझो, अरावली एक 700 किलोमीटर लंबी दीवार है। एक तरफ थार डेजर्ट, रेत का समंदर जो लगातार पूरब की तरफ ढकेलता है, दूसरी तरफ इंडोगेनेटिक प्लेन्स, साबु ज़मीन जहाँ किसान खेती करते हैं। वो दीवार अरावली वो डेजर्ट को रोकती है, वो डस्ट स्टॉर्म को मोड़ देती है, वो रेत के तूफान को दिल्ली की ज़मीन पर बरी होने से रोकती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अरावली की चट्टान मोस्टली क्वार्ट्ज़ाइट और जेनिस अंदर से फ्रैक्चर्ड है, बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह। जब बारिश होती है तो पानी नीचे नीचे सीप जाता है और अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स को रिचार्ज करता है। वही एक्वीफायर्स जो गुजरात, जयपुर और दिल्ली को पानी देते हैं। ये 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और फिर है मैनग्रोव्स, साउथ में इंडिया के कोस्ट पर, खास करके मुंबई, केरला और सुंदरबन में। ये नॉर्मल ट्रीज़ नहीं है, ये बायोशील्ड है। इनकी जड़ें सेडिमेंट्स को ट्रैप करती हैं, इनकी छांव साइक्लोनिक विंड्स को स्लो कर देती है, ये साहिलों को स्टॉर्म सर्ज से बचाते हैं। ये मछलियों के नर्सरीज हैं जो लाखों लोगों को खिला रहे हैं। और ये प्लैनेट के सबसे पावरफुल कार्बन सिंक्स में से एक हैं। हज़ारों सालों तक ये दोनों इकोसिस्टम्स, टेरेस्ट्रियल वॉल ऑफ द अरावली और कोस्टल वॉल ऑफ द मैंग्रोव ने इंडिया को प्रोटेक्ट किया है बिना कुछ मांगे। नवंबर 2025 में और फिर दिसंबर 2025 में इंडिया के कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि ये प्रोटेक्शन बहुत महंगा है। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया एक नई डेफिनेशन को कि अरावली हिल्स किस चीज़ को कहेंगे। पुराना रूल 2010 का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया, वो मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। मतलब पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड होता था। लो हिल्स, रिजेस, स्लोप्स, वेजिटेशन जोन्स, हर वो चीज़ जो कंटिन्यूअस अरावली सिस्टम की हिस्सा थी। एक सिंपल क्राइटेरिया था, अगर किसी स्लोप का एंगल 3 डिग्री से ज़्यादा है तो वो अरावली का हिस्सा है और प्रोटेक्टेड है। नया रूल प्योरली मेट्रिक, मतलब सिर्फ मेजरमेंट। अब किसी लैंडफॉर्म को लीगली अरावली हिल्स कहने के लिए उसकी हाइट कम से कम 100 मीटर्स होनी चाहिए सराउंडिंग टेरेन से। 100 मीटर से नीचे नॉट एन अरावली, नॉट प्रोटेक्टेड। ये शायद एक छोटी सी एडजस्टमेंट लग रही होगी, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा बदलाव है। देखो क्या हुआ। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वही एजेंसी जिसने पुरानी डेफिनेशन बनाई थी, उन्होंने कोर्ट को वार्न किया। इंटरनल असेसमेंट में उन्होंने कहा इस 100 मीटर थ्रेशोल्ड को अप्लाई करें तो 99% हिल फीचर्स को लीगली प्रोटेक्शन से बाहर कर दोगे। टोटल 1,18,575 आइडेंटिफाइड हिल फीचर्स में से 99%, ज़रा सोचिए, 99% हिल फीचर्स डी नोटिफाइड, अनप्रोटेक्टेड। और सुनिए ये और भी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के अपने एडवाइज़र सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और एमिकस क्यूरी, उन्होंने इस डेफिनेशन को जजमेंट से पहले एक्सप्लिसिटली अपोज किया था। उन्होंने वार्न किया था कि ये लैंडस्केप को फ्रेगमेंट कर देगा, आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड आइलैंड सराउंडेड बाय जोन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही एक्टिविस्ट, अरावली बचाओ सिटीज़न मूवमेंट और लोग जैसे राजेंद्र सिंह, इन्हें ये एक डेथ वारंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो 100 मीटर पीक, वो मोस्टली इनएक्सेसिबल है, रॉकी है, माइन करना मुश्किल है। लेकिन वो हिल जो 100 मीटर से नीचे हैं वो एक्सेसिबल है। वहाँ पे वाटर रिचार्ज होता है और वहाँ माइनर्स डिग करना चाहते हैं। सरकार कहती है ये क्लैरिटी के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का कहना है कि पुरानी डेफिनेशन वेग थी,
इन्फोर्समेंट में रुकावट थी। अब एक क्लियर मैट्रिक से सब पता है कि क्या प्रोटेक्टेड है और क्या नहीं। वो थोड़ा सही भी है, लेकिन क्लैरिटी का मतलब प्रोटेक्शन नहीं होता। असल में इसका उल्टा होता है। इस क्लैरिटी से पता चलता है कि गोल क्या था, एक्सेस। क्योंकि जिस पल तुम्हें 90% माउंटेन रेंज को लीगली डी नोटिफाई करो, वो ज़मीन स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज की बजाय जनरल लैंड लॉज के अंदर आ जाती है। और जनरल लैंड लॉज उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए। तो क्या होता है जब तुम 90% अरावली से प्रोटेक्शन हटा दो? 3 चीज़ें, और तीनों कैटास्ट्रॉफिक हैं। पहला, डेजर्टिफिकेशन। थार डेजर्ट धीरे धीरे नहीं आता, वो ढकेलता है लगातार। हर डस्ट स्टॉर्म के साथ वो पूरब की तरफ फैलता है। अरावली की लो लाइंग हिल्स जो अब अनप्रोटेक्टेड है, वो नेचुरल विंड ब्रेक का काम करती है। वो सरफेस रफनेस बढ़ाती है, वो विंड वेलोसिटी स्लो करती है। उन्हें रिमूव करो, तुम विंड टनल्स बना दोगे। दिल्ली पहले से ही डस्ट स्टॉर्म में घुट रहा है। स्टडीज़ दिखाती हैं कि डिग्रेडेड अरावली जोन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के PM10 में, और लोकल टेम्परेचर्स 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए हैं। और ये तब है जब 90% रेंज टेक्निकली प्रोटेक्टेड है। और उस 90% को खोलो और तुम्हें डस्ट स्टॉर्म क्राइसिस देखने को मिलेगा जो करंट सिचुएशन को माइल्ड दिखाएगा। राजेंद्र सिंह, जिन्होंने लिटरली वाटरमैन ऑफ इंडिया का टाइटल अर्न किया मरते हुए रिवर्स को जिंदा करके, उन्होंने एक सतर्क वार्निंग दी। उन्होंने कहा ये नई डेफिनेशन अरावली की वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी को 10% से भी कम कर सकती है। ज़रा सोचिए, गुड़गांव, जयपुर, फरीदाबाद, ये शहर पहले से ही वाटर स्ट्रेस्ड है। इनके ग्राउंड वाटर टेबल्स ऑलरेडी गिर रहे हैं। अरावली इनकी लाइफलाइन है। लो लाइंग हिल्स को डिस्ट्रॉय करो जो प्राइमरी रिचार्ज जोन्स है, और तुम्हें हाइड्रोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलेगा। बारिश में फ्लैश फ्लड्स, क्योंकि पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं करते। गर्मियों में परमानेंटली डिप्लीटेड एक्वीफायर्स, क्योंकि उन्हें रिचार्ज करने वाला कोई नहीं। अरावली रेंज एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। ये लेपर्ड्स, हाइनास और जैकाल्स को राजस्थान की सरिस्का टाइगर रिजर्व से लेकर दिल्ली के असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक कनेक्ट करता है। अगर तुम इस कॉरिडोर को माइनिंग और डेवलपमेंट से फ्रैगमेंट कर दोगे तो क्या होगा? वाइल्ड लाइफ आइसोलेटेड पॉकेट्स में ट्रैप हो जाएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी कोलैप्स हो जाएगी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ एक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के पूरे इकोलॉजिकल फैब्रिक को अनरेवलिंग होने से रोकने की बात है। नॉर्थ इंडिया के लोगों ने समझ लिया जो कोर्ट्स मिस कर गए। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के कुछ ही हफ्तों बाद एक मैसिव मूवमेंट फूट पड़ा। सेव अरावली के बैनर्स के नीचे हज़ारों नागरिक, अर्बन RWAs, ट्राइबल फार्मर्स, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर गए। उन्होंने ह्यूमन चेन्स ऑर्गेनाइज किए, किलोमीटर्स लंबी, अरावली फुटहिल्स के साथ। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किए सिंबॉलिक लोकेशंस पर, जैसे तोशाम हिल। मैसेज सिंपल था, इस नोटिफिकेशन को वापस लो, उस डेफिनेशन पर वापस जाओ जो पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ आइसोलेटेड पीक्स को नहीं। मूवमेंट को पॉलिटिकल मोमेंटम भी मिला। अपोजिशन लीडर्स, लोकल MLA, सबको समझ आ गया कि दांव पर क्या लगा है। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट पावरफुल होते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवरटर्न नहीं करते। सरकार कह रही है वो आगे बढ़ रही है, और जब तक कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, एक अलग तरह की डिस्ट्रक्शन इंडिया के कोस्ट पर हो रही है। जब अरावली की लड़ाई दिल्ली के कोर्ट्स में चल रही थी, एक और इन्वायरमेंटल वर्डिक्ट मुंबई में सुनाया जा रहा था। वर्सोवा भयंडर कोस्टल रोड एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, 16,600 करोड़ रुपए। डिज़ाइन किया गया है वर्सोवा को वेस्ट में भयंडर से जोड़ने के लिए। कागज़ पर ये एक ट्रैफिक सॉल्यूशन है, कंप्यूट टाइम को 2 घंटे कम करके सिर्फ 20 मिनट तक। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रोड को मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच से जाना है। तो दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। उसने प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, लेकिन एक कैच के साथ। 45,675 मैंग्रोव ट्रीज को गिराना पड़ेगा, 102 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ कोर्ट क्लेवर हो गई। उसने सिर्फ डिस्ट्रक्शन अप्रूव नहीं किया, उसने एक यूटिलिटेरियन ट्रेड ऑफ यूज़ करके जस्टिफाई किया।
आर्ग्यूमेंट ये था, हाँ तुम कार्बन सिंक डिस्ट्रॉय कर रहे हो मैनग्रोव्स, लेकिन तुम वेहिकुलर ट्रैफिक कंजेशन भी रिड्यूस कर रहे हो। लेस कंजेशन का मतलब है लेस टाइम आइडलिंग इन कार्स, लेस आइडलिंग का मतलब है 55% रिडक्शन इन वेहिकुलर कार्बन एमिशन। तो कोर्ट ने डिसाइड किया एक कार्बन सिंक का इमीडिएट लॉस जस्टिफाइड है लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन एमिशन से ट्रैफिक से। ये एक सिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये डीपली डेंजरस भी है। देखो क्यों। मुंबई में एक मैंग्रोव फॉरेस्ट स्पेसिफिक इरिप्लेसेबल सर्विस प्रोवाइड करता है। ये साइक्लोन और स्टॉर्म सर्जेस के अगेंस्ट एक बायोशील्ड का काम करता है। ये सलाइन वाटर फिल्टर करता है और कोस्टलाइन स्टेबलाइज करता है। ये मछलियों का नर्सरी ग्राउंड है जो लाखों लोगों को खिलाता है। ये सी लेवल राइज के खिलाफ एक नेचुरल बफर का काम करता है। तुम इन सबको मेजर कर सकते हो साइंटिफिकली, और तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या होगा अगर तुम इन्हें रिमूव कर दो। साइक्लोन में इंक्रीज फ्लडिंग रिस्क, ज़्यादा इरोजन, इकोसिस्टम कोलैप्स। लेकिन कोर्ट ने एक क्रूशियल अजम्पशन ली कि ये सर्विसेज कंपनसेटेड हो सकती हैं। ऑर्डर ने ट्रिपल रेशियो कंपनसेशन मैंडेट किया। हर मैंग्रोव ट्री कट करने पर 3 नए सैपलिंग्स प्लांट करने होंगे और प्लांटिंग मल्टीपल लोकेशंस पर होगी। 103 हेक्टेयर्स चंद्रापुरा डिस्ट्रिक्ट में, 84 हेक्टेयर्स पालघर में और कुछ ऑन साइट रेस्टोरेशन। कोर्ट ने 10 ईयर कंटिन्यूइंग मैंडेमस भी इस्टेब्लिश किया, केस को 1 डेकेड के लिए ओपन रखकर और एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मांगकर। सरफेस पर यह स्ट्रेंजेंट दिखता है, लेकिन एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। चंद्रपुरा मुंबई कोस्ट से 300+ किलोमीटर्स इनलैंड है। ये विदर्भा में है, सेंट्रल इंडिया में। इसका इकोसिस्टम कम्प्लीटली अलग है, टेरेस्ट्रियल, टाइडल नहीं। अलग रेनफॉल पैटर्न्स, अलग सॉइल सैलिनिटी, सब कुछ अलग। मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन प्लान ये है कि ट्रीज़ चंद्रपुरा में और दूसरे इनलैंड लोकेशंस में प्लांट करेंगे। ये ट्रीज़ अगर सरवाइव कर गए तो एक फॉरेस्ट में बढ़ जाएंगे। वो फॉरेस्ट शायद कार्बन सिक्वेस्टर करेगी, शायद टिम्बर प्रोवाइड करेगी, शायद कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो ये एब्सोल्युटली नहीं कर सकती, ये मुंबई को साइक्लोन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ये मुंबई की कोस्टलाइन स्टेबलाइज नहीं कर सकती, ये सी लेवल राइज के खिलाफ बायोशील्ड नहीं बन सकती। ज़रा सोचिए, तुम्हारा घर फ्लड हो रहा है तो सरकार तुम्हारी छत गिरा देती है और 300 किलोमीटर दूर एक गार्डन लगाती है। फिर तुमसे कहती है डोंट वरी, ये गार्डन क्लाइमेट चेंज में ग्लोबली हेल्प करेगा। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि सी लेवल के प्रोजेक्टेड राइज के साथ जो 2040 तक मुंबई की 10% लैंड थ्रेटन कर सकता है, नेचुरल कोस्ट डिफेंसेस रिमूव करना इनलैंड प्लांटेशन के बदले में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। ये एक गैम्बल है और मुंबई के रेसिडेंट्स आर द बेट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर्ट को भी लगता है शायद ये काम नहीं करेगा, इसलिए उसने 10 ईयर मॉनिटरिंग इम्पोज किया। लेकिन 10 साल की रिपोर्ट एक डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम रिस्टोर नहीं करती, वो सिर्फ फेलियर को डॉक्यूमेंट करती है। अब यहाँ कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि जब कोर्ट्स डिस्ट्रक्शन अप्रूव कर रही थी, सरकार एक नेशनल रेस्टोरेशन प्रोग्राम भी चला रही थी। उसका नाम है MISHTI, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्टलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। लॉन्च हुआ 2023 में। गोल इंडिया की मैंग्रोव कवर रिस्टोर करना। रिजल्ट वाइडली अनइवन। 2025 तक 22,500+ हेक्टेयर्स लैंड मैंग्रोव रिस्टोरेशन के लिए लिया गया। इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन देखो ब्रेकडाउन। गुजरात 19,220 हेक्टर्स यानी पूरे नेशनल एफर्ट्स का 85%। वेस्ट बंगाल 10 हेक्टर्स, बेसिकली ज़ीरो। एक बार फिर सुन लो, गुजरात जिसका एक मेजर मैंग्रोव एरिया है, नेशनल रेस्टोरेशन का 85% अकाउंट करता है। वेस्ट बंगाल जहां सुंदरबंस है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसने सिर्फ 10 हेक्टेयर रिस्टोर किया है। तमिलनाडु ने विलेज मैंग्रोव काउंसिल बनाई। लोकल फिशिंग कम्युनिटीज सिर्फ ट्रीज प्लांट नहीं करती, वो रेस्टोरेशन फंड डायरेक्टली मैनेज करती है। वो नर्सरी चलाती हैं, वो इलीगल फिलिंग के अगेंस्ट फॉरेस्ट पुलिस करती हैं। उनका स्टेक है आउटकम में। रिजल्ट, प्लांटेड मैंग्रोव का सर्वाइवल रेट ड्रामेटिकली इम्प्रूव हुआ। ये टेक्निक अब दूसरे स्टेट्स भी रेप्लिकेट कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल में मिस्टी स्कीम के लो नंबर के बावजूद वुमेन लेड रेस्टोरेशन थ्राइव कर रही है। लोकल वुमेन्स कॉरपोरेटिव मैंग्रोव नर्सरीज मैनेज करती हैं, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड क्रिएट करती हैं, जैसे हनी कलेक्शन और क्रैब फार्मिंग, जो फॉरेस्ट पर प्रेशर रिड्यूस करता है और साइक्लोन के अगेंस्ट रेजिलियंस बिल्ड करता है। ये कम्युनिटीज़ एक बात समझती हैं जो कोर्ट्स और मिनिस्ट्रीज फॉरगेट कर गई हैं लग रहा है। तुम एक इकोसिस्टम ऊपर से रिस्टोर नहीं कर सकते,
तुम्हें उसे अंदर से रीबिल्ड करना पड़ता है। अगर तुम जूम आउट करो और दोनों डिसीजन देखो, अरावली जजमेंट और मैनग्रोव वर्डिक्ट, एक बात क्लियर हो जाती है, ये आइसोलेटेड डिसीजंस नहीं है, ये एक लार्जर फिलोसॉफिकल शिफ्ट का हिस्सा है कि इंडियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को कैसे अप्रोच कर रहा है। दशकों से 1970s से एक्चुअली इंडियन इन्वायरमेंटल लॉज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल से गाइडेड था। एक सिंपल आइडिया, अगर किसी एक्शन से सीरियस इन्वायरमेंटल हार्म हो सकता है तो उसे अवॉइड करो, प्रोटेक्शन पहले, डेवलपमेंट बाद में। इसमें एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जहां लीगली इकोसिस्टम डैमेज एक्सेप्टेबल नहीं था अनलेस ओवरवेलमिंग प्रूफ ऑफ नेसेसिटी होता था। लेकिन 2025 में ये बदल रहा है और एक नया पैराडाइम इमर्ज हो रहा है। चलो इसे मैनेजेरियन इन्वायरमेंटलिज्म कहते हैं। इस नए फ्रेमवर्क में इन्वायरमेंटल डैमेज प्रिवेंट नहीं की जाती, वो मैनेज की जाती है, क्वांटिफाई की जाती है, ट्रेड ऑफ की जाती है अगेंस्ट दूसरे गुड्स। पुराने पैराडाइम के अंडर अरावली माइन मत करो, फुल स्टॉप। नए पैराडाइम के अंडर अरावली माइन करो, लेकिन एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग के अंडर, टेम्पररी फ्रीजिंग और न्यू लीज के अंडर, गवर्नमेंट सुपरविजन के अंडर। पुराने पैराडाइम मैनग्रोव्स मत काटो, नए पैराडाइम मैनग्रोव्स काटो, लेकिन हर एक के अगेंस्ट 3 ट्रीज प्लांट करो, कहीं भी, एनीवेयर। ये बैलेंस आउट हो जाता है। इस नए अप्रोच के अंडरलाइंग अजम्पशंस ये हैं कि नेचर फंजिबल है, कि इकोसिस्टम्स बैलेंस शीट की तरह है। 45,000 मैनग्रोव्स मुंबई में लूज करो, 1,35,000 सैपलिंग्स प्लांटेशंस गेन करो चंद्रपुरम में, और तुमने नेट पॉजिटिव निकाल लिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स, एक्वीफायर रिचार्ज जोन्स, टाइडल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, ये लीनियर सिस्टम्स नहीं हैं, ये नॉन लीनियर है। मतलब इनके टिपिंग पॉइंट्स होते हैं, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करो और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और कोई ऑफ साइट प्लांटेशन उसे रिस्टोर नहीं कर सकता। चंद्रपुरा में एक मैनग्रोव फॉरेस्ट चाहे कितना भी लश हो, मुंबई में साइक्लोन नहीं रोक सकता। एक ट्री प्लांटेशन बिलियन ऑफ ईयर ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन रिप्लेस नहीं कर सकता जो अरावली की वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी क्रिएट करता है। और सवाल यह है, क्या नेचुरल सिस्टम्स इर्रिप्लेसेबल हैं या सब कुछ ट्रेडेबल है? अरावली जजमेंट कहती है मोस्टली ट्रेडेबल। लोअर हिल्स, उन्हें खोलो, हम हायर पीक्स प्रोटेक्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कंपनसेट कर देगा। मैनग्रोव जजमेंट कहती है ट्रेडेबल, उन्हें यहाँ काटो, वहाँ लगाओ, 10 साल मॉनिटर करो और हम इवन हैं। लेकिन वाटरमैन ऑफ इंडिया और हज़ारों दूसरी आवाज़ें कहती हैं नहीं, कुछ चीज़ें एक बार लॉस्ट हमेशा के लिए लॉस्ट हैं। अरावली की वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी, एक मैनग्रोव इकोसिस्टम, एक कोस्टल बायोशील्ड के रूप में रोल, ये फंजिबल नहीं है और ये फिलोसॉफिकल ड्राइव अब इंडिया के इन्वायरमेंटल फ्यूचर को शेप कर रही है। यहाँ एक हार्डर सवाल है, इन डिसीजन से एक्चुअली कौन बेनिफिट करता है? सरफेस पर सरकार की आर्गुमेंट सेंस बनाती है, रेगुलेटरी क्लैरिटी, सस्टेनेबल माइनिंग, पब्लिक यूटिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट। लेकिन गहराई से देखो, अरावली की लो लाइंग हिल्स सरफेस माइनिंग के लिए सबसे एक्सेसिबल है। यहाँ मार्बल, सैंडस्टोन और क्रिटिकल मिनरल्स हैं और यहाँ माइनर्स डिग करना चाहते हैं। नई डेफिनेशन उन्हें खोल देती है। कौन बेनिफिट करता है? माइनिंग कंपनीज, रियल एस्टेट डेवलपर्स, लैंड बेचने वाला कोई भी। सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मिलता है। अब कोई एम्बिगुअस स्लोप बेस्ड डेफिनेशन नहीं, बस हाइट मेजर करो, क्लियर, सिंपल, एनफोर्सेबल। लेकिन कन्वीनियंस किसके लिए? रेगुलेटर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने के लिए। मैनग्रोव डिसीजन के लिए मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर लॉबी बेनिफिट करती है। रोड जल्दी बन जाती है, ट्रैफिक रिड्यूस होता है, 2 घंटे का कम्यूट 20 मिनट बन जाता है, सिटी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कॉरपोरेशंस को फास्टर लॉजिस्टिक्स से बेनिफिट मिलता है, सरकार को अपने डेवलपमेंट एजेंडा पर एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर टिक मिलता है। कौन बेनिफिट नहीं करता? फ्यूचर के मुंबईकर्स जो साइक्लोन फेस करेंगे, हरियाणा और यूपी के फार्मर्स जो डस्ट स्टॉर्म फेस करेंगे, वो कम्युनिटीज़ जो मैनग्रोव फिशरीज पर डिपेंड करती हैं, वाटर स्ट्रेस सिटीज़ में ग्राउंड वाटर यूज़र्स। ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट है जो ऑर्डिनरी लोग पे करते हैं। बेनिफिट्स इमीडिएट हैं और कॉन्सेंट्रेटेड।
मिनरल वेल्थ तक एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग। ये 2025 के लिए यूनिक नहीं है, ये डेवलपमेंट का पैटर्न है। शॉर्ट टर्म गेन्स जो कैपिटल और गवर्नमेंट कैप्चर करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो पॉपुलेशन में डिस्पर्स होती है। किन 2025 को सिग्निफिकेंट बनाता है कि ये ट्रेड ऑफ अब फॉर्मलाइज हो रहा है, लीगली एनश्राइंड, रिस्पेक्टेबल बना दिया गया। एक क्रूड माइनिंग ऑपरेशन अपोज करना ईजी है, लेकिन एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग अपोज करना मुश्किल। मैनग्रोव्स कैटेगोरिकली प्रोटेक्ट करना इजी है, लेकिन कोर्ट मैंडेट 3:1 कंपनसेशन रेशियो और 10 ईयर मॉनिटरिंग के अगेंस्ट आर्ग्यू करना मुश्किल। नया पैराडाइम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, अपोज करना हार्डर है, क्योंकि वो बोथ डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एकोमोडेट करता दिखता है। लेकिन अपीरियंस के नीचे एक फंडामेंटल शिफ्ट है। नेचर को अनकंडीशनली प्रोटेक्ट करने से कंडीशनली प्रोटेक्ट करने तक अगर उसे मैनेज, कंपनसेट या ट्रेड ऑफ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल बात है, अल्टरनेटिव मॉडल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये काम कर रहा है अभी स्केल पर। गुड़गांव में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इसका सबूत है। एक दशक पहले ये एक स्कार्ड अबेंडेड माइनिंग साइट थी, बैरन, कंटेमिनेटेड, एक्सट्रैक्शन का एक मॉन्यूमेंट। फिर IM गुड़गांव NGO और लोकल वॉलंटियर्स ने इसे रिस्टोर करना का डिसाइड किया। किसी टॉप डाउन गवर्नमेंट मैंडेट से नहीं, ब्यूरोक्रेट प्लानिंग से नहीं, कम्युनिटी पावर और इकोलॉजिकल साइंस से। उन्होंने रैंडम ट्रीज प्लांट नहीं किए, उन्होंने नेटिव अरावली स्पीसीज री इंट्रोड्यूस किए। धाऊ, सलाई, कुआत, वो स्पीशीज़ जो इस इकोसिस्टम में मिलेनियल से थ्राइव करने के लिए इवॉल्व हुई थी। आज ये पार्क 380 एकर्स का लश नेटिव फॉरेस्ट है। यहाँ 200 प्लस बर्ड स्पीशीज़ है। ये एक फंक्शनिंग इकोसिस्टम है। ये गुरुग्राम के लिए एक माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेटरी का काम करता है। लोकल टेम्परेचर मेजरेबली डिग्री रिड्यूस करते हैं। ये कुछ क्रूशियल प्रूव करता है। अरावली वेस्टलैंड नहीं है जो माइनिंग के लिए वेट कर रहा है, ये फॉरेस्ट है जो रेस्टोरेशन के लिए वेट कर रहा है। और रेस्टोरेशन फास्टर, चीपर और एक्सट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। वही प्रिंसिपल मैनग्रोव्स पर अप्लाई होता है। सुंदरबन में वुमेन कॉरपोरेटिव्स मैनग्रोव रेस्टोरेशन लीड कर रही हैं। वो गवर्नमेंट फंड्स का वेट नहीं कर रही, वो हनी कलेक्शन और क्रैप फार्मिंग के थ्रू लाइवलीहुड क्रिएट कर रही हैं, जो कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की, ना कि कट करने का एक रीज़न देती है। ये कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन है, इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट से पावर्ड। तमिलनाडु में फिश बोन टेक्निक इतना सक्सेसफुल रहा है कि ये पूरे देश के लिए एक मॉडल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये साइंस पर बेस्ड है, ब्यूरोक्रेटिक कन्वीनियंस पर नहीं। क्योंकि ये लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है, डिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशंस को नहीं। ये एग्जाम्पल प्रूव करता है कि इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए डेवलपमेंट सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक अलग तरह के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिटी ओनरशिप में रूटेड है, एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन में नहीं। तो तुम एक्चुअली क्या कर सकते हो? ये कोई एब्स्ट्रैक्ट इन्वायरमेंटल क्राइसिस नहीं है। दिल्ली और मुंबई के कोर्टरूम्स में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो तुम्हारा फ्यूचर शेप करेंगे, तुम्हारी वाटर सिक्योरिटी, तुम्हारी वनरेबिलिटी साइक्लोन्स और डिजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट। पहला, जानो क्या दांव पर लगा है। अरावली कोई दूर का विल्डरनेस नहीं है, ये तुम्हारा क्लाइमेट रेगुलेटर है, तुम्हारा वाटर सोर्स है, तुम्हारा डेजर्ट के अगेंस्ट बैरियर है। मैनग्रोव साइन फॉरेस्ट नहीं है, ये तुम्हारा राइजिंग सी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। इसे समझो और डिसीजन डिस्टेंट नहीं लगता। दूसरा, एग्जिस्टिंग मूवमेंट्स को सपोर्ट करो और एम्पलीफाई करो। सेव अरावली मूवमेंट रियल है, ऑर्गेनाइज्ड है, बढ़ रहा है, चाहे वो ह्यूमन चेन हो, पेटिशंस हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो। आवाज़ जोड़ने के चैनल्स हैं। सिमिलरली मैनग्रोव रेस्टोरेशन पर काम कर रहे कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करो। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करो। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माइनिंग लीज पर फ्रीज लगाया है जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग फाइनलाइज नहीं हो जाता। डिमांड करो कि ये प्लान साइंटिफिकली रोबस्ट हो, पब्लिकली ट्रांसपेरेंट हो और जेन्युइनली एक्सट्रैक्शन लिमिट करे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैनग्रोव कंपनसेशन के लिए 10 ईयर्स की मॉनिटरिंग मैंडेट की। डिमांड करो कि ये रिपोर्ट पब्लिक हो, कि प्रोग्रेस ट्रैक हो, कि फेलियर्स इमीडिएटली करेक्ट हो। चौथा, कम्युनिटी लेड रेस्टोरेशन को सपोर्ट करो। IM गुड़गांव जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, तमिलनाडु के विलेज मैनग्रोव काउंसिल्स और सुंदरबन में वुमेन कॉरपोरेटिव प्रूफ कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन काम करता है जब कम्युनिटीज़ उसे लीड करती हैं। उन्हें डोनेट करो, उनके साथ वॉलंटियर करो, उनके काम को एम्पलीफाई करो। पांचवा, इंटेंट के साथ वोट करो। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं,
वो जो इन डिसीजंस को सैंक्शन करते हैं और वो जो इन्हें रिवर्स कर सकते हैं। उनके इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड्स को अंडरस्टैंड करके वोट करो। क्लियर करो कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एक पॉलिटिकल लायबिलिटी है। छठा, लोकल प्रेशर क्रिएट करो। अपने लोकल ऑफिशियल्स को पुश करो, चाहे RWA लीडर्स हों, म्युनिसिपल कमिश्नर्स हों या स्टेट मिनिस्टर्स। 100 मीटर अरावली डेफिनेशन अपोज करने के लिए और रोबस्ट मैंग्रोव प्रोटेक्शन सपोर्ट करने के लिए लोकल प्रेशर स्केल्स अप। ये फ्रिंज आइडियाज़ नहीं हैं। हज़ारों लोग, फार्मर्स, अर्बन रेसिडेंट्स, ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑलरेडी ये कर रहे हैं। तुम इस फाइट में अकेले नहीं हो। साल 2025 एक क्रॉसरोड की तरह याद रखा जाएगा। उन कोर्टरूम्स में जो डिसाइड हुआ उसकी वजह से नहीं, बल्कि इन डिसीजन से ये पता चलता है कि हम नेचर को कैसे वैल्यू करते हैं। पिछले 50 सालों तक इंडिया ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को लिप सर्विस दी, प्रोटेक्ट फर्स्ट, डेवलप लेटर। लेकिन जिस मोमेंट डेवलपमेंट इनकन्वीनियंट बन गई, जिस मोमेंट माइनिंग लुक्रेटिव लगी, ये एक रोड प्रोजेक्ट नेसेसरी लगा, प्रोटेक्शन रिकंसिडर हुआ। अब इंडिया मैनेजेरियल इन्वायरमेंटलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। डैमेज एक्सेप्टेबल है जब तक मैनेज हो, जब तक कंपेंसेट हो, जब तक मॉनिटर हो। ये एक सिडक्टिव पैराडाइम है क्योंकि ये रीजनेबल लगता है। ये बोथ डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एकोमोडेट करता है। तुम्हें तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है और हम ऑफसेट के लिए ट्रीज प्लांट करेंगे। लेकिन ये फंडामेंटल अजम्पशंस पे बिल्ड है जो शायद फॉल्स हैं, कि नेचर फ्यूजिबल है, कि कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बैलेंस शीट है, कि लॉस हमेशा कंपेंसेट हो सकता है। साइंटिफिक एविडेंस अदरवाइज सजेस्ट करते हैं। अरावली की वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी एक बार डिस्ट्रॉयड मिलेनियल रिबिल्ड होने में लेती है। एक कोस्टल मैंग्रोव इकोसिस्टम एक बार क्लियर्ड 300 किलोमीटर इनलैंड रेप्लिकेट नहीं हो सकता। असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम डेवलप करेंगे, हम करेंगे। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, रोड्स चाहिए। सवाल ये है कि हम कैसे डेवलप करेंगे। क्या हम इस अजम्पशन के साथ डेवलप करते हैं कि हम इकोलॉजिकल डैमेज हमेशा कंपेंसेशन और मैनेजमेंट के थ्रू बाद में फिक्स कर सकते हैं, या हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप करते हैं कि कुछ नेचुरल सिस्टम इररिप्लेसेबल हैं और उनका प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन है। पहला रास्ता शॉर्ट टर्म में सस्ता है, दूसरा सस्टेनेबल है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, तमिलनाडु की मैंग्रोव सक्सेस, सुंदरबन की कम्युनिटी रेजिलियंस ये प्रूव करती है कि दूसरा रास्ता काम करता है। ये डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच चॉइस नहीं है, ये दो तरह की डेवलपमेंट के बीच चॉइस है। इंडिया की ग्रीन वॉल, अरावली और मैंग्रोव्स ने हज़ारों सालों से हमारी हिफाजत की है। वो ज़्यादा नहीं मांगती, बस अकेले छोड़ दो, बस एग्जिस्ट करने दो जैसे वो बिलियन ऑफ ईयर से एग्जिस्ट कर रही हैं। 2025 में हमारे सामने एक चॉइस थी, क्या उन वॉल्स को डिफेंड करना है या उनके डिस्ट्रक्शन नेगोशिएट करनी है। कोर्ट ने अपना डिसीजन लिया है, सरकार ने अपना मूव किया है, लेकिन फाइनल डिसीजन वो जो एक्चुअली मैटर करता है हमारा है। हर उस इंसान का है जो अरावली के पानी पर डिपेंड करता है, हर कोस्टल रेसिडेंट्स का है जो मैंग्रोव्स पर प्रोटेक्शन के लिए डिपेंड करता है, हर फार्मर का है जो सॉइल पर डिपेंड करता है, जो डेजर्ट सैंड के नीचे नहीं दबा है। तुम्हारे पास एक चॉइस है, एक्सेप्ट करो कि डेवलपमेंट ऐसे ही होता है या एक अलग तरीका डिमांड करो। रेजिस्टेंस पहले से शुरू हो चुका है। सेव अरावली मूवमेंट, विलेज मैंग्रोव काउंसिल, कम्युनिटी रिस्टोरर्स, वो परमिशन का वेट नहीं कर रहे, वो वही फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। तुम उनके साथ ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ट्रुथ ये है, अरावली और मैंग्रोव्स बिलियंस ऑफ ईयर जियोलॉजिकल चेंज, क्लाइमेट शिफ्ट और इकोलॉजिकल अपहील सर्वाइव नहीं किया पैसिव होके, वो रेजिलियंट होके, इंटरकनेक्टेड होके, प्रोटेक्टिव होके सर्वाइव किया। शायद हमें भी वही बनना है। चॉइस हमारी है, टाइम अभी है, और ग्रीन वॉल्स देख रहे हैं कि क्या हम उनके प्रोटेक्शन के लायक हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे साथ रेजोनेट किया, अगर तुम बिलीव करते हो कि अरावली और मैंग्रोव लड़ने के लायक हैं, तो नंबर 1 सब्सक्राइब करो इस चैनल को इंडिया के इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पर और डीप डाइव के लिए। लाइक करो इस वीडियो को अगर तुम्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसीजंस को ज़्यादा स्क्रूनिटी और पब्लिक डिबेट डिजर्व करते हैं। कमेंट करो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैनेजेरियल इन्वायरमेंटलिज्म फ्यूचर है या हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स पर वापस जाना चाहिए। शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो इंडिया के फ्यूचर की केयर करते हैं, क्योंकि कोर्टरूम्स में लिए गए डिसीजन तब मैटर करते हैं जब लोग उनके बारे में जानते हैं और एक्ट करने की केयर करते हैं।